नमस्कार मित्रों, मैं विशाखा गौड़ और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। जब भी हम कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो हमारे कंठ में एक कंपन उत्पन्न हो जाता है। इस कंपन के द्वारा ही हमारे मुख से भिन्न भिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे अ, क, स, ट, भ, ह आदि। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जिसे आप नोट भी कर लीजिएगा। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। तो इधर ये एक उदाहरण दे रखा है दो, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा और इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह कैसे? जैसे इधर आप देख रहे हो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो ये एक व्यवस्थित क्रम में लिख रखे हैं। हम ऐसा तो नहीं पढ़ सकते, जैसे अगर हमको वर्णमाला लिखने का बोला तो हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे अ के बाद सीधा ओ आ गया, फिर ए, री। इसका भी एक व्यवस्थित क्रम होता है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात जिनको बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर कहलाते हैं। अतः जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। आप जैसे बोल के देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। तो आप बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप बोल के देखो साथ साथ में। हिंदी भाषा में उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 है, किंतु लेखन के आधार पर 13 स्वर माने गए हैं। उच्चारण की दृष्टि से 11 है। कैसे? जो आगे के 11 होते हैं ना, वो सब अंग और अह। अंग और अह ये अयोगवा माने गए हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो 13 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। अब स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तब ह्रस्व स्वर पढ़ते हैं सबसे पहले। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मुख्य रूप से इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। आप इनको बोल के देखो, इसमें कम समय लगेगा। आगे जो आएगा इससे दुगुना, और सबसे जो तीसरा प्लुत स्वर है उसमें इससे तिगुना समय लगता है। अब आगे पढ़ेंगे इसे। अब दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, मैंने क्या कहा था? दोगुना समय लगेगा, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब इसको बोल के देखो और ऊपर ह्रस्व स्वर को बोल के देखो। आ बोल रहे तो कम समय लग रहा है, आ बोल रहे तो इससे दुगना समय लग रहा है। ई, छोटी ई को बोल के देखो ई, और बड़ी ई को बोल के देखो ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में 2 गुना अधिक समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 गुना अधिक समय। अब कौन कौन से होते हैं ये? प्लुत स्वरों का मुख्य उच्चारण मंत्रों के जाप में अथवा किसी नाटक के मंचन में या किसी को पुकारने के समय किया जाता है। जैसे हम सुबह सुबह योगा करते हैं तो हम बोलते हैं ओम। और जैसे हमको जोर से बुलाना है, दूर जा रहे हैं तो माँ रुको, ऐसे जोर से बोलते हैं हम माँ। तो ये सब भी हो जाएगा प्लुत स्वर। तो इधर एक विशेष दे रखा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे
क ख ग ग ड़, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह। आगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो हम स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करके निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इनके 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, क ख ग ग ड़, च छ ज ज य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। जैसे इसको बोल के देखना। प बोलोगे तो आप प को बिना होठ, ऐसे जब आप प बोलते हो तो होठ अपने आप जुड़ जाते हैं, मतलब टच तो होंगे। आप प बोलो, होठ तो पक्का ही जुड़ेंगे। त बोलोगे तो दांत के जीभ जो दांत के बढ़ेगी, और ट बोल के तो ऊपर जो दांत के जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पे अड़ेगी। ऐसे ही ये पूरा ये इनके 5 वर्ग कहीं ना कहीं अपने मुख के अंदर अड़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है बीच में स्थित होना। इनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। आगे ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से टकराकर ऊष्मा पैदा करती हुई निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। आप श बोलो, श, तो हमारे जो मुख के अंदर ऊष्मा पैदा हो रही है। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, अंदर गरम लगता है अपन को जब हम श, श, स, ह ये बोलते हैं तब। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण की तालिका ये देखो, आप देख लीजिएगा इसको। उच्चारण स्थान कंठ और जीभ की निचला हिस्सा, तालु और जीभ, ये सब कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये भी इम्पोर्टेंट, आप देख लीजिएगा इसको। आगे हिंदी, ये अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अह को स्वरों के मध्य स्थान दिया गया है, किंतु इनका उच्चारण किसी व्यंजन की भांति होता है। इनका कभी स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, अतः ये दोनों वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। अयोगवाह के प्रकार। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह, ये जो बिंदु अपन ऊपर लगाते हैं वो होता है स्पर्श व्यंजन। जैसे व्यंजन के ऊपर जो बिंदु लग रखी है ये अनुस्वार है कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है और अपने से पहले आने वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कंस, वंश, हंस, अंश, दंश, डंक, शंकु आदि। इनके ऊपर देखो जो बिंदु दिख रही है ना आपको, तो इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के समान ही अनुनासिक स्वर है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु, यह भी वर्ण के ऊपर ही लगाया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक तथा मुंह से किया जाता है। देखो अब ये मुंह है, मुंह लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक ये चिन्ह दिख रहा है आपको, ये चंद्र बिंदु है। इसकी ध्वनि नाक तथा मुख दोनों से निकलती है, जैसे चांद, माँ, सांप, गांव, छांव, जांग, टांग, तांगा आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार के उच्चारण में वायु हमेशा नाक से बाहर निकलती है। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलती है। विसर्ग। अह की मात्रा विसर्ग कहलाती है। ये देखो जो 2 बिंदु पीछे लगती है, ये जो संस्कृत भाषा होती है इसके अंदर इसका बहुत यूज होता है। इसका प्रयोग वर्ण के अंत में होता है। उच्चारण करने पर यह विसर्ग ह की ध्वनि देता है, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, नमः आदि। आगे ये आगर ध्वनियों वाला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।